और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। बौद्ध मठ की उत्पत्ति और उत्तर वैदिक काल। कुषाण नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों ने आज भारतीय सरजमीन को छू लिया। अंबाला एयरबेस पर ये लड़ाकू विमान लैंड हो गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल विमानों का भारत आना हमारे सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है। विमानों के लैंड होते ही उन्हें वाटर सैल्यूट दिया गया। ये वायुसेना का पुराना ट्रेडिशन है जिसे फाइटर जेट्स के आने पर हर बार फॉलो किया जाता है। एक रिपोर्ट देखते हैं। भारतीय वायुसेना की शक्ति में अब और बढ़ोतरी हो गई है। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय जमीन पर पहुंच गए। हरियाणा की अंबाला एयरबेस में बुधवार को राफेल विमान लैंड हुए, जहां उनका स्वागत वाटर सैल्यूट के साथ किया गया। इस दौरान वायुसेना के चीफ RKS भदौरिया मौके पर मौजूद रहे। फ्रांस से मिलने वाली राफेल विमानों की ये पहली खेप है। बता दें कि देश को लंबे वक्त से राफेल विमानों का इंतजार था और वो शुभ घड़ी आज पूरी हो गई है। चलिए राफेल से जुड़े कुछ मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। राफेल की ताकत। राफेल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस यानी अपनी उड़ान स्थल से जितनी दूर विमान जाकर सफलतापूर्वक हमला कर लौट सकता है, उसे विमान का कॉम्बैट रेडियस कहते हैं। भारत को मिलने वाले राफेल में 3 तरह की मिसाइल लग सकती हैं। हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर, हवा से जमीन में मार करने वाला स्कैल्प और हैमर मिसाइल से लैस होने के बाद राफेल दुश्मनों पर बिजली की तरह टूट पड़ेगा। चीन के J-20 से बेहतर। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। ये पाकिस्तान के F-16 या चीन के J-20 से बेहतर माना जा रहा है। भारत ने अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें हैमर मिसाइल लगवाई है। हैमर यानी एक ऐसी मिसाइल जिसका इस्तेमाल कम दूरी के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसमान से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। फ्रांस से समझौता। राफेल विमानों का सौदा भारत और फ्रांस के बीच में हुआ है। इस पर डील साल 2016 में हस्ताक्षर की गई थी। डील के तहत भारत को 36 राफेल विमान मिलेंगे और इसकी कुल कीमत तकरीबन 58,000 करोड़ रुपए होगी। इस समझौते को लेकर काफी विवाद भी रहा है। खासकर कांग्रेस पार्टी ने इस डील को लेकर सरकार को कई बार घेरा है। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा सरकार की डील महंगी है, जबकि उनके जमाने में ये विमान सस्ती दर पर खरीदने की बात हुई थी। कहां कितने विमान तैनात। फरवरी 2021 तक जाकर राफेल विमान पूरी तरह से ऑपरेशनल होंगे। राफेल विमान को फ्रांस ने भारतीय वायुसेना के हिसाब से बनाया है, जिसमें भारत की जरूरतों का ध्यान रखा गया है। भारत को जो राफेल मिला है उसका टेल नंबर RB001 है। राफेल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है, जो भारतीय वायुसेना में एक तरह से बड़ा बदलाव लाएगा। इस विमान में 24,500 किलोग्राम भार ढोने की क्षमता है। साथ ही विमान के जरिए एक साथ 125 राउंड गोलियां दागी जाती हैं, जो किसी को कुछ सोचने से पहले उसका काम तमाम कर सकती हैं। राफेल की कहां तैनाती। राफेल विमान को वायुसेना की गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा। ये स्क्वाड्रन काफी प्रसिद्ध है, जिसने कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
गोल्डन एरो 17 स्क्वाड्रन भारत के सबसे पुराने स्क्वाड्रन में से एक है। अंबाला में राफेल विमानों की तैनाती होने जा रही है। बता दें, अंबाला एयरबेस देश का सबसे पुराना और विश्वसनीय एयरबेस है। बंगाल में दूसरा स्क्वाड्रन तैनात। एयरफोर्स ने राफेल की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। राफेल से जुड़े सभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हैं। यहां तक कि पायलटों को इसकी खास ट्रेनिंग भी दे दी गई है। राफेल का पहला स्क्वाड्रन अंबाला में इसलिए तैनात किया जा रहा है क्योंकि इस जगह का खास रणनीतिक महत्व है। यहां से भारत पाकिस्तान बॉर्डर महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल का दूसरा स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल के हसीमारा में तैनात किया जाएगा। अंबाला एयरबेस का इतिहास। साल 1919 में यहां रॉयल एयरफोर्स के 99 स्क्वाड्रन की तैनाती की गई थी। इसी के साथ यहां ब्रिस्टल फाइटर्स भी लगाए गए। बाद में 1922 में अंबाला रॉयल एयरफोर्स इंडिया कमांड का हेडक्वार्टर्स बना दिया गया। 1948 में यहां फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर स्कूल की स्थापना हुई, जो 1954 तक चला। अंबाला बेस पर 1965 और 1971 में पाकिस्तान की ओर से हमला किया जा चुका है। 29 जुलाई को यही बेस राफेल विमानों की तैनाती का गवाह बनने जा रहा है। गौरतलब है कि ये राफेल विमान ऐसे समय में भारत आए हैं जब चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव चरम पर है। जहां एक तरफ चीन हमारी भूमि पर कब्जा करने की फिराक में है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सीज फायर की आड़ में लगातार अपने पालतू आतंकियों की घुसपैठ करवा रहा है। फिलहाल राफेल के भारत आगमन के साथ ही चीन और पाकिस्तान की परेशानी काफी बढ़ गई है और वो लगातार जद्दोजहद में लगे हुए हैं। न्यूज डेस्क रिपोर्ट ANB न्यूज। चलिए एक नज़र में हम राफेल विमान की खासियत भी जान लेते हैं। जाने क्या है राफेल की खासियत। स्पीड के मामले में राफेल दुश्मन के छक्के छुड़ा सकता है। इसकी अधिकतम स्पीड 2450 किलोमीटर प्रति घंटे की है। राफेल परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना के हिसाब से फाइटर जेट में कई बदलाव किए गए हैं। राफेल की मारक क्षमता की बात करें तो ये 3700 किलोमीटर तक दुश्मन के किले को भेद सकता है। 24,500 किलोग्राम तक का भार उठाकर ले जाने में राफेल सक्षम है। ये 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भरने की ताकत रखता है। ब्रह्मोस जैसी 6 सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स को ले जाने की राफेल ताकत रखता है। 3 लेडर गाइडेड बम समेत 6 हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी राफेल की क्षमता है। 17,000 kg फ्यूल राफेल ले जा सकता है। ये अत्याधुनिक हथियारों से लैस फाइटर जेट है। राफेल हवा से जमीन पर मार वाली स्कैल्प मिसाइल से लैस है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल है, जबकि स्कैल्प मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर है। 1 मिनट के भीतर ही 60,000 फीट की ऊंचाई पर जाने में सक्षम राफेल 4.5 जनरेशन के ट्विन इंजन वाला है। हवा में फ्यूल भरने के बाद लगातार 10 घंटे तक राफेल उड़ान भरने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही ये एयरबेस के साथ ही एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भरने में सक्षम है। चलिए अब बताते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रफाल को लेकर क्या ट्वीट किया। नई चिड़िया अंबाला में लैंड कर गई है। रफाल विमान भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को हर तरह से पूरा करेंगे। इन विमानों को लेकर जो आरोप लगाए गए थे उनको पहले ही जवाब दे दिया गया है। राफेल लड़ाकू विमान एक नए युग की शुरुआत हैं। इस मौके पर मैं वायुसेना को बधाई देना चाहता हूं। हमें उम्मीद है कि वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो अपनी नीति उड्डयन अजस्त्रम पर खरा उतरेगा। मुझे खुशी है कि इससे वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। फ्रांसीसी भाषा में रफाल और हिंदी भाषा में तूफान वायु के वर्चस्व की एक नई कहानी हिंदुस्तान लिख रहा है। और इसी नई कहानी में दुश्मनों के लिए साफ संदेश है कि अब भारत से टकराने की भूल न धरती पर करना, न समंदर में करना और न आसमान पर करना, क्योंकि आसमान में रफाल
चौकस निगाहों से दुश्मन को जमींदोज करने के लिए चौकन्ना है, और चौकन्ना है उसका एक एक हथियार जो दुश्मन को जमींदोज ही नहीं पाताल तक ले जाने के लिए पूरी तरह बेकरार है। और ये बेकरारी जब रफाल की गड़गड़ाहट हिंदुस्तान के आसमान में सुनाई दे रही थी तो दुश्मन चीन और पाकिस्तान सोचने पर हैरान परेशान कि आखिर अब भारत क्या करने वाला है। लेकिन भारत अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। भारत जब तक कुछ नहीं करता है, जब तक कि दुश्मन की गलतियां पूरी ना हो जाएं, लेकिन दुश्मन अब गलतियों से बहुत आगे निकल चुका है, तो फिर भारत का भी साफ संदेश 2020 का नया भारत, राफेल का नया भारत और सीमाओं पर सेना जोश से भरी हुई। और इस समय हमारे संवाददाता अंकुर कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबाला से। अंकुर, देश के लिए उपलब्धि, इतिहास और अंबाला का उसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान। अंकुर, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? देखो अंकुर, ये देश के लिए एक नए सैन्य इतिहास की शुरुआत, देश के इतिहास, देश में नए युग की शुरुआत, सैन्य इतिहास का क्रांतिकारी युग आज से प्रारंभ। रफाल की गड़गड़ाहट से दुश्मन बेचैन। अंकुर, आज जो इतिहास अंबाला की सरजमीन पर लिखा गया है, दुश्मन बेचैन है, परेशान है। जी बिल्कुल। में जो काफी क्षणों से ये रुका हुआ था कि राफेल कब आएगा कब आएगा, राफेल के जो पहुंचने पे अब समय उसका खत्म हो चुका है और अंबाला के लिए बड़ी गौरवमय बात है और हमारे देश के लिए गौरवमय की बात है कि पांचों राफेल अंबाला पहुंच चुके हैं। और अंबाला पहुंचने पर भारत में जो अंबाला में उसका वाटर सैल्यूट के साथ उसकी शुरुआत की गई है कि जैसे ही राफेल अंबाला में पहुंचे हैं तो वाटर सैल्यूट के साथ उनका स्वागत किया गया है। पूरे अंबाला के लोगों में जिस तरह जोश और जुनून दिखाई दे रहा था, लेकिन एक सुरक्षा की हिदायतों को लेकर सभी लोगों को निर्देश दिए गए थे और उसका पूरी तरह पालन किया अंबाला के निवासियों ने। लेकिन एक जोश, एक जुनून अंबाला की सरजमीन पर जो इतिहास सेना ने आज लिखा है, और इसी इतिहास से एक नया कीर्तिमान आगे स्थापित किया जाएगा और उसी कीर्तिमान को लेकर दुश्मन परेशान है इस समय कि आखिर ये रफाल किस पर कहर ढाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि राफेल विमान के अंबाला में लैंडिंग से पहले सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पूरे शहर में धारा 144 लगाई गई थी। साथ ही यहाँ आधिकारिक फोटोग्राफी की इजाजत भी नहीं दी गई थी कि हर तरीके से बैन लगाया गया था और गांव वालों से और आसपास के शहर वालों से सभी को कहा गया था कि अपने घरों की छतों पर ना आए और किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी नहीं की जाएगी। और सभी ने इसी चीज का पालन किया और पूरे अनुशासन के साथ राफेल का स्वागत किया गया है अंबाला के द्वारा। अब वहां पर क्या किस तरह की सेरेमनी होनी है, आगे क्या आगे का कार्यक्रम कुछ पता चला है आपको? जी बिल्कुल, जैसे ही राफेल अंबाला पहुंचा है तो सबसे पहले यहाँ पर अंबाला एयरबेस पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया भी मौजूद रहे। उन्होंने राफेल का स्वागत किया और सबसे पहले राफेल विमान को वायुसेना में अभी शामिल इसमें उन्हें रिसीव कर लिया गया है और अंबाला में पूरी तैयारियां इसको पूरी कर ली गई हैं कि राफेल का स्वागत कैसे किया जाए और इसको किस प्रकार से यहाँ पे रखा जाएगा जिससे कि चीन और पाकिस्तान को का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। हालांकि रक्षा मंत्री पहले सब कुछ कर चुके हैं वहां पर, पहले जब राफेल आया था, तो अब ऐसे में विशिष्ट मेहमान भी अंबाला आ सकते हैं। ऐसे में अंबाला पूरी तरह तैयार है उन विशिष्ट मेहमानों के लिए और राफेल के लिए भी तैयार है।
अंकुर, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा किया हुआ है कि जिसकी वजह से यहाँ पे कैमरे लगाए हैं कि किसी प्रकार से कोई चूक ना हो जाए। बिल्कुल। इसको लेकर पूरी एहतियात बरती गई है, इसलिए शायद दर्शकों को हमारी आवाज पहुंचने में थोड़ी सी कमी रह सकती है। बिल्कुल अंकुर, हम आपसे जुड़े रहेंगे, आप जानकारी उपलब्ध कराते रहिए। संदीप सचदेवा बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप सचदेवा, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी, नमस्कार। संदीप सचदेवा जी, इतिहास लिख दिया है आज भारत ने, और भारत गगन का गर्व आज रफाल हमारे बीच में है। दुश्मन चौकन्ना लेकिन परेशान भी है। आज 135 करोड़ भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा हो रहा है। भारतीय सेना पहले भी बहुत पराक्रमी रही है, उसके पराक्रम और शौर्य पर कभी कोई संदेह नहीं था। हेलो संदीप जी। परंतु आज विश्व के सबसे अत्याधुनिक राफेल विमान भारतीय सेना में शामिल होने से जी। भारतीय सेना की ताकत पहले से कई गुना बढ़ गई है। और भारत के दो दुश्मन पाकिस्तान और चीन जो टेढ़ी आंख भारत की तरफ कर रहे थे, अब उन टेढ़ी आंखों को फोड़ने के लिए हम और अधिक सक्षम होकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल अंकुर कपूर, आसमान का ब्रह्मास्त्र अब भारत के पास है, दुश्मन के छक्के छूट रहे हैं देखकर। जी बिल्कुल, इसी को लेकर अंबाला के लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है कि गौरव में बात हो रही है कि अंबाला से एयरबेस पर राफेल को जैसे ही यहाँ पर तैनात किया गया है तो दुश्मन भी हमारा परेशान है कि बिल्कुल यहाँ से अगर हम सरगोदा की बात करें तो सरगोदा पाकिस्तान कुछ ज्यादा दूरी नहीं है अंबाला से, और इसको लेकर पाकिस्तान भी सचेत में है कि अब कोई उसके प्रकार से गलती ना हो, नहीं तो राफेल हमारे तैनात हैं उस पर हमला करने के लिए। बिल्कुल अंकुर कपूर, आपका देने के लिए बिल्कुल अंकुर कपूर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप सचदेवा जी, आसमान का ब्रह्मास्त्र तैयार है दुश्मन को जमींदोज करने के लिए। अब दुश्मन कोई गलती करेगा तो उसका नतीजा वो जानता है कि आसमान से कहर टूट सकता है इसके ऊपर। भारतीय सेनाओं ने एयर स्ट्राइक करके पहले भी अपना लोहा मनवाया है, और अब राफेल को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करके भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जिसकी हम सब भारतीयों को काफी देर से आस थी। पूरे भारत के साथ साथ आज अंबाला के भी हर आदमी का सिर गर्व और फक्र से ऊंचा है कि आज हमारी सेना दुश्मनों के परछक्के उड़ाने के लिए सक्षम है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि आसमान की एक सबसे बड़ी ताकत, विश्व का सबसे अत्याधुनिक मिसाइल वाला विमान राफेल आज भारत के पास है, और निश्चित तौर पर भारत विश्व की अब उन शक्तियों में शामिल हो गया है जो अपनी रक्षा करने के साथ साथ अपने दुश्मनों को घर में घुसकर मारना भी जानते हैं। संदीप सचदेवा जी, जब जिस शहर से इस तरह के मूवमेंट होते हैं उस शहर की खासियत बढ़ जाती है, और उसी खासियत में अब अंबाला शुमार हो गया है। उस खासियत का बिल्कुल गवाह बना है, सैन्य इतिहास के नए युग की शुरुआत का गवाह बना है अंबाला। ये हमेशा कहा जाएगा कि जब रफाल आया था तो अंबाला में आया था सबसे पहले। अंबाला के लिए बहुत बड़ी खुशी की लहर, बहुत बड़ी खुशी का मौका ये। मैंने पहले भी कहा कि पूरे भारत के साथ साथ आज प्रत्येक अंबाला वासी का गर्व और सीना फख्र से तोड़ा हुआ जा रहा है कि सेना ने राफेल की तैनाती के लिए अंबाला को चुना, और अंबाला वीरों की धरती रही है। यहाँ के सैनिकों ने समय समय पर देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उस वीरों की भूमि पर राफेल को तैनात करके पूरे भारत के साथ साथ भारत की सेना ने अंबाला वासियों का भी सीना और चेहरा चौड़ा कर दिया है, और ये अंबाला के लिए बड़े गर्व की बात है। और निश्चित तौर पर वर्तमान अंबाला की पीढ़ी इतिहास के पन्नों में आज अमर हो गई, क्योंकि जब भी इतिहास लिखा जाएगा, राफेल की तैनाती की बात आएगी, राफेल के आने की बात आएगी, तो उसमें अंबाला भी स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि राफेल अंबाला में आए थे। तो हम सबके लिए बहुत गौरव का क्षण कि आज हम इतिहास के पन्नों में आ गए हैं। भारत एक एक करके अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक अपनी मजबूती कर रहा है। अब
दुश्मन को ये पता चल चुका है कि भारत 2020 का नया भारत है और शांति से पहले ताकत का संदेश भी भारत ने अच्छी तरह दे दिया है। तो दुश्मन को बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है कि अब धोखा भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। भारत देश वीरों की भूमि है और हमने हमेशा शांति का संदेश दिया है, परंतु पिछले कुछ सालों से हमारे इस शांति के पैगाम को हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना और पाकिस्तान हमारी कमजोरी समझकर बार बार हम पर नापाक इरादों से हमले करते थे, अपने आतंकवादी गतिविधियां हमारे खिलाफ जारी करते थे। बिल्कुल। परंतु उनको मुंह तोड़ जवाब देने के बाद अब हमने अपनी सेना को जल थल नभ इसमें इतना सशक्त कर दिया है कि अब कोई भी हरकत करने से पहले चाइना और पाकिस्तान को एक एक हजार बार सोचना पड़ेगा कि भारत अब इतना सक्षम हो गया है। बिल्कुल, अगर हमने कोई बिल्कुल। हमला किया- दर्शन सिंह जी रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन सिंह जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। हाँ जी सर, थैंक यू जी। सर, आसमान का ब्रह्मास्त्र तैयार है। भारत की आसमानी आंखें चौकस हैं। दुश्मन तो अच्छी तरह समझ गया होगा कि भारत का संदेश अब क्या है। देखिए, भारत का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हमने अपनी सेनाओं की अपग्रेडेशन करनी है। काफी साल से जो हवाई जहाज को अपग्रेड करने का एयरफोर्स के लिए मामला लटक रहा था, जी। तो आज एक पहली रिलीफ है। आज जो एक सपना साकार हुआ है कि जो एक हम सोच रहे थे 10 सालों से कि शायद वो आएगा, आज वो एक्चुअली आ गया है। तो एक नए स्क्वाड्रन की शुरुआत होगी है। राइफल बेस्ड स्क्वाड्रन है जो अंबाला में रेज किया गया है। तो ये हमें एक नई कैपेबिलिटी देगा, नई छलांग देगा, क्योंकि राइफल के आने से जो हमारी कैपेबिलिटी है वो चाइना और पाकिस्तान से कई गुना बढ़ गई है। हालांकि जो आए हैं क्वांटिटी बहुत कम है, सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट हैं, पर ये एक सिंबॉलिक जो प्रदर्शन है कि हमने वो प्रोसेस शुरू कर दिया और धीरे धीरे और एयरक्राफ्ट आएंगे तो कुछ दिनों में एक स्क्वाड्रन पूरा तैयार हो जाएगा और पूरी तरह से ऑपरेशनल होगा, जो नॉर्दर्न बॉर्डर को कवर करेगा, फिर दूसरा जो है ईस्टर्न बॉर्डर को कवर करेगा। लेकिन कर्नल साहब, जिस तरह भारतीय सेना की हिम्मत देखी जाती है कि मिग से F-16 को गिरा दिया, राफेल से तो कहर मचा देंगे। देखिए, हमेशा ये तो होता ही है कि मैन बिहाइंड द मशीन मैटर करता है। इक्विपमेंट चाहे कितना भी अच्छा या बुरा हो, पर जो हिम्मत है वो उसके ऑपरेटर की वो होनी चाहिए। तो इसी हिम्मत के कारण हमने मिग से 21 से जो F-16 को गिराने की जो क्षमता दिखाई, तो अब राइफल है। राइफल में सेफ्टी हमारे पायलट्स की और उनकी मैन्यूवरेबिलिटी और उनकी जो स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी है कई गुण बढ़ जाती है। तो मिग तो इसके कहीं मुकाबले भी नहीं में है। दूसरे जहाँ F-16 वगैरह है वो ठीक है, थोड़े मुकाबले में है, पर राइफल उससे बहुत बेहतर है और हमें ये बेहतर कैपेबिलिटी देगा। कर्नल साहब, हिंदुस्तान के सिपाही की सेना जो सैनिक की ताकत होती है उसको पूरी दुनिया कहती है कि हिंदुस्तान का सिपाही बहुत ताकतवर होता है और उसके अंदर बहुत हिम्मत होती है। अब ऐसे में उसको हथियार भी ऐसा मिल जाएगा हिम्मत वाला, तो फिर दुश्मन के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। देखिए, सेना का जो जवान है उसके पीछे 2 चीजें खड़ी होनी चाहिए। 2 चीजों से उसका मनोबल बढ़ता है। एक तो उसको क्या दिया है सरकार ने, क्या इक्विपमेंट दिया है, दूसरा देश की जनता उसके पीछे खड़ी है या नहीं। सिर्फ बॉर्डर पे सैनिक खड़ा रहने से कुछ नहीं होता। सैनिक को ये भरोसा भी होना चाहिए जो उसका परिवार है वो लुक आफ्टर होगा और उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई शहीद भी हो जाता है तो वहाँ की सरकारें या सिटीजन उसको हेल्प करेंगी और उसके परिवार को देखा जाएगा। तो उस 2 चीजों से सैनिक का मनोबल जो उसके पास है और जो उसके पीछे जिसको वो छोड़ के आया है, जब दोनों के ऊपर में उसको एश्योरेंस हो जाता है तो फिर उसका मनोबल देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार हो जाता है। संदीप सचदेवा जी, धीरे धीरे भारत अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और दुश्मन को समझ में आ रहा है कि अब भारत पुराना भारत नहीं है, नया भारत है। इस्लामाबाद में इस समय क्या हो रहा होगा, वो क्या सोच रहे होंगे? इस वक्त इस्लामाबाद में निश्चित तौर पर काली रात के तैयारी होगी, क्योंकि जिस प्रकार भारत ने 370 हटाकर जम्मू कश्मीर पे उनकी जो बुरी नजर थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया और जिस प्रकार गृह मंत्री ने पहले भी बयान दिया था कि बहुत जल्द पूरा कश्मीर हम भारत में मिला लेंगे, तो राफेल की इन ताकतों से ये भी निश्चित है
कि बहुत जल्द जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी हम उसके कब्जे से मुक्त कराकर पूरा भारत, जिसका हमने मानचित्र में देखा है, वो भारत के पास होगा। हमारी सैन्य शक्ति के बल पर निश्चित तौर पर हम पाकिस्तान और चाइना को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी युद्ध में अब हम पछाड़ने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और ये सब हुआ है एक मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति के, और उस राजनीतिक इच्छा शक्ति ने ये दर्शा दिया कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने से ही देश का मान और सम्मान बढ़ता है। और अभी केवल 5 राफेल आए हैं जी। जब ये पूरी बटालियन 36 के 30 राफेल भारत में आ जाएंगे तो प्रत्येक भारतीय को ये विश्वास हो जाएगा कि चाइना के अंदर घुसकर भी हम उसको मारेंगे और पाकिस्तान को तो जब चाहे चुटकियों में मसल देंगे। कर्नल साहब, हाँ जी, रफाल की रिहर्सल से ही पाकिस्तान का मामला निपट जाएगा? देखिए ऐसा नहीं होता है, ये हमारा इंटरनल मैटर है। हर कंट्री अपने लिए वेपन खरीदता है, पाकिस्तान भी खरीदता है, चीन भी अपने वेपन डेवलप करता है, तो उससे दूसरे देश को थोड़ा अलर्ट जरूर हो जाता है। तो पाकिस्तान को हम हथियार खरीदने से हम नहीं रोक सकते हैं, पाकिस्तान भी जरूर मुकाबला करने की कोशिश करेगा, पर इससे हमारी जो पॉलिसी है भारत की एज सच हमारी डिफेंसिव है, हम ऑफेंसिव नहीं है। हम किसी के इलाके में घुसने की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पर हम ये चाहते हैं हमारे इलाके में कोई घुसेगा तो हम उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो अब जो पाकिस्तान और चाइना है उन पे ये कौशल जरूर जाएगा कि कोई हिमाकत ना करे हमारी जमीन के ऊपर पैर रखने की। तो वो उनको डर सताएगा कि अगर हम करते हैं तो, क्योंकि सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भारत के पास बहुत बेहतर है, तो उनका नुकसान होगा। तो वो जो पहला अग्रेसिव स्टेप लेने से पाकिस्तान और चाइना दोनों ही डरेंगे। बिल्कुल। संदीप सचदेवा जी, अगर राफाल की रिहर्सल भी हुई तो पाकिस्तान का पूरा जो मामला है गिलगिट बाल्टिस्तान तक, वो तो उसी में निपट जाएगा। रिहर्सल करेंगे राफेल तो जिस दिन राफेल से हम चाहेंगे उस दिन पाकिस्तान का मसला निपटा देंगे, क्योंकि एक कहावत है कि डंडे के आगे भूत नाचता है। इसलिए पाकिस्तान और चाइना को ये दिखाने के लिए कि अब भारत के खिलाफ कोई भी षड्यंत्र, कोई भी उनकी युद्ध की छेड़छाड़ अगर होगी तो उनको भारी पड़ेगी, और उस स्थिति में जो नुकसान होगा उसकी भरपाई पाकिस्तान और चाइना कभी नहीं कर पाएंगे। भारतीय सेना पहले ही सक्षम थी और अब तो राफेल के आने से सोने पर सुहागा हो गया है। भारतीय सैनिकों के शौर्य, बल, पराक्रम, साहस, जिसकी पूरे विश्व में मिसाल दी जाती है, वो अपने आप में अद्भुत है। और अब उनके तो हथियार भी इतने लेटेस्ट हो गए हैं जी कि दुश्मन को 100 बार सोचना पड़ेगा कि मैं भारत की तरफ कोई कदम बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। संदीप सचदेवा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज़ से जुड़ने के लिए। कर्नल साहब, लगातार जो स्ट्रेटेजी है वो डेवलप होती जा रही है, हथियार बढ़ते जा रहे हैं, तो ये दुश्मन को भी समझ में आता होगा कि भारत पूरी तरीके से एक वार स्ट्रेटेजी के लिए तैयार है कि अगर कोई चुनौती से दी जाएगी तो वो पूरी स्ट्रेटेजी उसके पास है सारे फेज में। देखिए, हम युद्ध नहीं चाहते, पर अगर युद्ध हमारे पे थोपा जाएगा तो हम जरूर उसका करारा जवाब देंगे। 71 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में पाकिस्तान ने शुरुआत करी थी। 71 में भी 3 एयरक्राफ्ट जो आए पहले उनके वायलेशन किया, उसके बाद उन्होंने हमारे काफी वेस्टर्न सेक्टर में हवाई अड्डों पर हल्ला बोला और बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी आ रहे थे, तो वार हमारे पे थोपी गई थी। तो अब भी अगर हमारे पे वॉर जो है थोपी जाएगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, पर हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है कि हम अग्रेसिव होके किसी के इलाके में घुसेंगे या किसी के इलाके में कब्जा करेंगे, पर हम अपने इलाके की हिफाजत बड़ी बखूबी करेंगे। एक बार आपको सुनवा रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी, आखिर क्या कह रहे हैं? इन सबके कॉम्बिनेशन में यूज प्रॉपरली ये एक बड़ी लीडर फोर्स थी। पाकिस्तान और चाइना दोनों सतर्क थे हमसे, पर अब इसके आने से अब ये फोर्स मल्टीप्लायर बन गया है। फोर्स मल्टीप्लायर किस तरीके से, इसका अब मोटे मोटे शब्दों में बताता हूं। इसका कॉकपिट रडार बहुत अच्छा है। जो तो कर्नल साहब, जिस तरह भारत युद्ध तो नहीं लड़ना चाहता, लेकिन अगर दुश्मन कहीं गलतफहमी रखता है तो उस गलतफहमी का इलाज करने के लिए भारत तैयार है पूरी तरीके से। कर्नल साहब, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ जी मिल पा रही है। कर्नल साहब, भारत किसी गलतफहमी में नहीं है, युद्ध नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई और गलतफहमी में है पड़ोसी, तो उस गलतफहमी का इलाज करने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। अब
जी हाँ, वो तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अगर कोई अग्रेशन करेगा तो वो मुंह तोड़ जवाब लेगा हमसे, क्योंकि हम तैयार बैठे हैं। अभी भी हमारी सेनाएं जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे इधर वायलेशन होती हैं, पाकिस्तान साइड में वायलेशन होती हैं, तो उससे हम मुंह तोड़ जवाब बराबर साथ का साथ सेनाएं दे देती हैं। तो हम जवाब देने से तो कभी रुकेंगे नहीं। कर्नल साहब, जिस तरह पीओके में लगातार पीओके से जो आतंकियों के जत्थे पाकिस्तान भेज रहा है और जिस तरह वो वहाँ मात खा रहे हैं, उनको पता है कि भारतीय सीमा में घुसना बहुत नाकाम प्रयास है उनका, लेकिन बावजूद इसके वो नहीं मान रहा है और लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता रहता है, तो कहीं उसको भी एक संदेश देना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये लो कॉस्ट वारफेयर है और वो चाहते हैं कि इस तरह के डिस्टरबेंस जम्मू कश्मीर में चलता रहे, क्योंकि जब भी वो एलओसी पे कोई वायलेशन करते हैं तो उनका एम जो होता है वहां से टेररिस्टों को घुसाना होता है। तो वो घुसाने की पूरी कोशिश करते हैं कवरिंग फायर की आड़ में। तो भारतीय सेना भी सतर्क है और जैसे जैसे ये घुसते हैं हम वहीं पे काम तमाम किया जा रहा है। कर्नल साहब, रूस से S-400 भी हमें मिलना है, तो वो भी कहीं अब एक इजाफा हो जाएगा कि हम पूरी तरीके से अपने लाव लश्कर से तैयार हैं। जी बिल्कुल, जो भी इक्विपमेंट मिलेगा, हमारी रिक्वायरमेंट है वो सरकार पूरा कर रही है, तो डेफिनेटली कैपेबिलिटी में इजाफा होगा। धन्यवाद आपका ANB न्यूज से जुड़ने के लिए। थैंक यू। और इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, वरिष्ठ पत्रकार। इंदुकांत दीक्षित जी, आपका ANB न्यूज पर स्वागत है। जी नमस्कार। इंदुकांत जी, आसमान का ब्रह्मास्त्र तैयार है, गगन का गर्व तैयार है, अंबर में भारत के सैन्य इतिहास ने आज नई इबारत लिख दी है दुश्मन के लिए। ये समझना बहुत काफ़ी है कि रफाल की गड़गड़ाहट उसके लिए भी है अगर उसने कहीं भी भारत पर बुरी नज़र उठाई तो। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने स्वयं अपनी तरफ से ये जो मैसेज दिया है ट्विटर पे कि राष्ट्र रक्षा समम पुण्यम, राष्ट्र रक्षा समम व्रतम, राष्ट्र रक्षा समम यज्ञो, दृष्टो नैव च। अर्थात राष्ट्र की रक्षा से बड़ा कोई भी संकल्प नहीं होता है। तो राष्ट्र की रक्षा के लिए जो ये कदम उठाया गया है उसका आज परिणाम ये है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसा आपके विशेषज्ञ लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ठीक है कि अभी सिर्फ 5 रफाल प्लेन हमारे पास आए हैं, लेकिन इसका रिजल्ट ये है कि अब चाइना, पाकिस्तान, जो भी हमारे पड़ोसी दुश्मन देश हैं, उनको भारत के प्रति कोई भी रक्षा नीति तय करते समय या कोई एग्रेसिव नीति तय करते समय 10 बार 20 बार सोचना पड़ेगा कि वो कैसे निपटेंगे, क्योंकि ये 4th जनरेशन से भी आगे का फाइटर प्लेन है। जी इंदुकांत जी, 21वीं शताब्दी में ताकत की इबारत लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े देश ताकत की इबारत लिख रहे हैं तो भारत को क्यों पीछे रहना चाहिए। भारत को भी अपनी तैयारी मजबूत करनी चाहिए और उसी तैयारी की दिशा में ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप देखिए, सुमित्रानंद पंत जी की एक कविता है, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अब उसकी 4 पंक्तियां मैं कोट करूंगा जी, जिसमें वो कहते हैं, स्वतंत्रता के भीषण रण में, स्वतंत्रता के भीषण रण में लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में जी, लख कर जोश बढ़े क्षण क्षण में, कांपे शत्रु देख कर मन में, मिट जावे भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे। आज बिल्कुल यही आप देखें कि जिस दिन से फ्रांस के साथ ये डील हुई है भारत की रफाल प्लेन्स की, उस दिन से ही शत्रु किस तरह से पाकिस्तान की, आप जो भी चर्चाएं देखेंगे वहां पे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स की, वहां के एक्सपर्ट की, वो कितना हैरान परेशान महसूस करते हैं। और आज जब ये 5 रफाल भारत में लैंड किए अंबाला में, जहां पे इससे पहले आप ये देखिए 41 वर्ष पहले 1979 में जैगुआर यहाँ पे लैंड किया था। आप इतने दिनों बाद एक डिसाइसिव नेशनल लीडरशिप आया है जिसने कि 2 स्क्वाड्रन 18 प्लेन्स के 36 प्लेन्स का जो सौदा किया है फ्रांस के साथ। आज इसके उतरने के साथ
इसकी जो गड़गड़ाहट थी, इसका कंपन निश्चित तौर पर चीन में और पाकिस्तान में महसूस किया गया होगा। जी इंदुकांत जी, जिस तरह से भारत पूरी तैयारी से अपनी योजनाओं में मशगूल है और कहीं विनम्रता से पूरे विश्व में अपनी एक पहचान को भी पूरी तरीके से जीवित कर रहा है, हालांकि मरी कभी नहीं थी, लेकिन नई पहचान को जीवित कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का दायरा जिस तरह बढ़ रहा है, उसके मित्रों का दायरा जिस तरह बढ़ रहा है, ये दुश्मन के लिए एक संदेश है कि कहीं योजनाओं को लेके सतर्क रहना चाहिए बजाय षड्यंत्र रचने के, लेकिन वो फिर भी षड्यंत्र रच रहे हैं निरंतर। बिल्कुल ठीक बात है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप ये देखें कि पूरी दुनिया में इस समय चीन के साथ कौन खड़ा है। जब भारत के खिलाफ चीन ने एक मोर्चा खोलने की कोशिश की है, तो चीन के खिलाफ कौन खड़ा है? चीन के साथ सिर्फ पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया, और ऑन दी अदर हैंड उसके खिलाफ उससे छोटा देश है भारत, लेकिन भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। तो ये देखिए, अगर आप में चरित्र है और आप में दुकान जी, हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल जीडी बख्शी जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद, बताइए। जीडी बख्शी जी, आज आसमान का ब्रह्मास्त्र भारत की सरजमीन पर कहीं एक अपनी तैनाती मुस्तैद कर चुका है। भारत की सैन्य क्रांति का नया इतिहास, नया कीर्तिमान आज लिखा जा चुका है। आपके शब्द टेलीविजन स्क्रीन पर सारे दर्शक सुन रहे हैं, आपसे हम भी सुनना चाहते हैं। देखिए, आज एक बहुत मुबारक दिन है। आज हमारी सैन्य शक्ति में एक जो है लैंडमार्क इजाफा हुआ है, एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है। 4.5 जनरेशन का रफाल, जो कि इस वक्त दुनिया के बेहतरीन फाइटर्स में से है, वो हमारे पास आ गया है। इसमें बीटी और मिसाइल से लैस है। इसमें जो है फेज अरे रडार लगा है, जो 200 से ज्यादा किलोमीटर पर दुश्मन के जहाजों को पकड़ लेता है और 150 किलोमीटर दूर उनको निस्तनाभूत कर सकता है। मतलब F-16 के आराम की रेंज से डबल। और चीन के तमाम जो फाइटर हैं उनसे ये कई दर्जे आगे है। और ये जो है ये स्कैल्प मिसाइल फायर कर सकता है, जो 300 किलोमीटर दूर जमीनी टारगेट्स को निस्तनाभूत कर सकता है। आपके मुरीद के एटसेट्रा, ये सब जो टारगेट्स हैं, भावलपुर इत्यादि का चूरमा बना सकता है। और युद्ध हो चीन से तो भारी नुकसान कर सकता है उनकी जमीनी फौजों को, उनकी हवाई फौज को। ये बहुत मुबारक दिन है। 36 जहाज आ रहे हैं, 5 पहुंच चुके हैं, और हमको उम्मीद है कि 1-2 स्क्वाड्रन और हमारी एयरफोर्स के लिए और 2 स्क्वाड्रन हमारी नेवी पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर डिप्लॉयमेंट के लिए जरूर ले लिए जाएंगे, ताकि हमारे जो दुश्मनों का खौफ वो जरा अच्छे दर्जे का हो। जी, फलक पे चमकती इस बिजली से दुश्मन परेशान है, और हिंदुस्तान का सिपाही जब मिग-21 से F-16 को गिरा देता है, तो रफल से तो कर्नल साहब कहर बरसा देगा दुश्मन पर। बिल्कुल कहर बरसा सकता है और बरसाना चाहिए। जो हमारा अनहित चाहते हैं, हम बेवजह युद्ध नहीं चाहते, लेकिन लोग हमको चैन से जीने भी तो नहीं दे रहे। आए दिन कभी चीन छेड़खानी करता है, कभी पाकिस्तान टेररिस्ट जुगलबंदियां करता रहता है, तमाशे करता रहता है। तो इन लोगों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। उसके लिए हमको अपने को पूर्ण रूप से लैस कर लेना चाहिए और अच्छी तैयारी करके, जैसे कि कतर में मार लगाई थी, इनको मार लगाने का समय नजदीक आ रहा है। और रफाल उस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिया है भारत ने। बिल्कुल महत्वपूर्ण कदम है, बहुत ही जो है ये शुभ कदम भारत की सरजमी पर आज उतरे हैं। ऐसा और होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। जी, कर्नल जीडी बख्शी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, कर्नल जीडी बख्शी जिस तरह कह रहे थे, कहीं देश के लिए गर्व का विषय है और देश की क्रांति में, सैन्य क्रांति में एक नया कदम है। अब दुश्मन को सतर्क हो जाना चाहिए कि अगर कहीं भी आंख मिचोली की तो फिर परिणाम ठीक नहीं होगा। आप ठीक कह रहे हैं, और मैं एक छोटा सा अनुरोध आपसे करूंगा कि ये अपने डिफेंस एक्सपर्ट जो जीडी बख्शी साहब जुड़े थे, ये रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। तो रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने जो बातें कही, बिल्कुल दुरुस्त कही, और वक्त बताएगा
कि जिस तरह से जैसे जैसे समय के साथ भारत रफाल के अभी देखिए 2 स्क्वाड्रन जोड़ने जा रहे हैं, 2021 के अंत तक सारे 36 प्लेन आ जाएंगे फाइटर प्लेन से। इसके बाद आपको बताऊं कि Su-35 सुखोई 35 के लिए भी बातचीत चल रही है रशिया के साथ, और यूएस ने भी ऑफर किया है अपना F-135 प्लेन्स फाइटर प्लेन्स भारत को देने के लिए। भारत के साथ जो दोस्ती है इसमें पूरी दुनिया के जितने भी ताकतें हैं उनके साथ जिस तरह से भारत को G7 में शामिल करने का ऑफर किया यूएस ने, ये सारे डेवलपमेंट्स आप देखें, चीन अपनी एक नई दोस्ती की पींगे रूस के साथ बढ़ा रहा है, लेकिन रूस ने भी इस पूरी स्थिति में जो स्टैंड ऑफ है भारत और चीन के बीच में, इसमें रूस ने कहीं न कहीं भारत का ही सपोर्ट किया है, जबकि उसके बहुत अच्छे संबंध आज की डेट में चाइना के साथ हैं। तो आप देखें कि चीन के उत्तर में जो रूस है वो भी भारत के साथ पूरी तरह खड़ा है। आज की डेट में भारत को तमाम तरह की हथियार भी सप्लाई कर रहा है। एक कोशिश की थी चीन ने कि S-400 जो सिस्टम है वो न दिया जाए भारत को, लेकिन रूस ने मना कर दिया कि नहीं हम देंगे, हमारा डील हुआ है। तो अमेरिका हथियार देने को तैयार है, और सपोर्ट के लिए आप देखें कि चीन के खिलाफ साउथ चाइना सी में उसने अपने बेड़े उतार दिए हैं, अपने अभ्यास कर रहा है, और आज नौसैनिक अभ्यास के लिए भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया भी आने जा रहा है मालाबार अभ्यास में। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं भारत की पूरी दुनिया में मजबूती को आगे बढ़ा रहा है, दिखा रहा है। और चीन जो एक विश्व ताकत के तौर पे उभरने की एक कोशिश कर रहा था, उसको जिस तरह से मुंह की खानी पड़ रही है भारत के मामले में, हो सकता है कि भारत के साथ स्टैंड ऑफ खत्म होते होते चीन को एक जो दर्जा उसका बढ़ रहा था कि वो अपने को अमेरिका के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत समझने लगा था, उसका दर्जा घट के दिखने लगे दुनिया को। जी त्रिशूल जी। इंदुकांत दीक्षित जी, एक गंभीर सवाल ये भी आपसे पूछना चाहेंगे। लंबा समय आपने पत्रकारिता में बिताया है, पूरे सब चीज़ों को नज़दीक से देखा है, डिप्लोमेसी को नज़दीक से देखा है, पॉलिटिक्स को नज़दीक से देखा है। क्या भारत का एक लंबा इतिहास है जिस तरह बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, कहीं किसी तरह का विश्वासघात नहीं, कहीं किसी तरह का घात नहीं, और हमेशा रिश्तों को समझना, रिश्तों की संवेदनशीलता को निभाते रहना पूरी दुनिया में विश्व स्तर पे, कहीं आज उसको एक सरकार से नहीं तोला जा सकता। ये भारत का लंबा इतिहास है कि जो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अपना एक स्थान सुरक्षित किया है, कहीं अपने वर्चस्व को बढ़ाया है। इसका कारण देखिए, पूरे इतिहास आप देखेंगे, पीछे महाभारत युद्ध काल का या जो मॉडर्न हिस्ट्री के जो राइटर्स हैं, भारत के किसी भी राजा ने, चक्रवर्ती सम्राट हुए, किसी भी तमाम राजाओं ने भारत को, अपने देश को, अपने राज्य को, अपनी जनता को रक्षा के लिए कार्य किया। किसी दूसरे देश पर एग्रेशन करके उस पर काबिज होने का कोई इतिहास नहीं है भारत में। और यही सबसे बड़ा एक ऐसा तर्क है और ऐसा आधार है जिससे पूरी दुनिया यकीन करती है। आज भी देखिए कि न्यूक्लियर पावर होने के बाद भारत ने क्या कहा कि नो फर्स्ट यूज। उसने खुद अपनी पॉलिसी घोषित की कि हम कभी भी किसी के भी खिलाफ न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद उसका बेजा इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, किसी ने अगर हमारे खिलाफ न्यूक्लियर पावर का यूज किया, इस्तेमाल किया, तब हम उसके खिलाफ मजबूरी में न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस ढंग के जो जिम्मेदार देश हैं दुनिया में आपको बहुत कम मिलेंगे। आप देखिए, आतंकवाद का मुद्दा आता है, भारत ने हमेशा दुनिया को ये सीख दी कि आतंकवाद अच्छा और बुरा नहीं होता है। आतंकवाद आतंकवाद होता है और उसको एक तरह से निपटने की एक पॉलिसी दुनिया में बननी चाहिए। तो इस ढंग की बात करने वाले देश, इस ढंग के चरित्र वाले देश, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले देश, ये एकमात्र भारत पूरी दुनिया में है। इसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी, इज्जत, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद जिस तरह से उन्होंने दुनिया के सभी देशों से दोस्ताना व्यवहार रखने की कोशिश की और कहा कि सबसे हम आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे, बराबरी से बात करेंगे, किसी पे हम कब्जा करने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी से दब कर नहीं बात करेंगे, इसको उन्होंने पूरी तरह से अपनी डिप्लोमेसी में लागू करके दुनिया को दिखाया है। तो ये एक आदर्श पेश किया है भारत ने। जी डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, दो सवाल के, एक तो भारतीय राजनीति में जो वर्तमान में वैमनस्यता है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, और दूसरा जो असैद्धांतिक समीकरण है उनका गठबंधन बिना किसी एक छुआछूत के उनको अपनाया जा रहा है।
तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। इसका भी आने वाली पीढ़ी पर या कहीं एक आने वाले जब राजनीति को देखा जाएगा कि उस समय की तत्कालीन राजनीति कैसी रही थी, तो इसकी आलोचना समालोचना की जाएगी। उस समय ये एक अध्याय ऐसे होंगे जिनके लिए कहीं सोचना पड़ेगा कि जब इतना वर्चस्व लिखा जा रहा था भारत का, तो ऐसे अध्याय क्यों लिखे गए जो आज विचारणीय है या जिन पर मंथन होना चाहिए। देखिए, भारत में जिस तरह का नेतृत्व है, इस नेतृत्व के साथ दुनिया के हर देश के साथ आप देखें कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदुकांत दीक्षित जी, आपको एक थोड़ी देर के लिए रोकना चाहूंगा। रिटायर्ड कर्नल हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरसी चड्ढा जी। आरसी चड्ढा जी, आपका स्वागत है एएनबी न्यूज पर। थैंक यू। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंदुकांत दीक्षित जी जुड़े हुए हैं, उनसे मैं सवाल ले रहा था। आरसी चड्ढा जी, ये जो आज भारत ने इतिहास लिखा है, भारत की सैन्य क्रांति में जो इजाफा हुआ है, ये अपने आप में अभूतपूर्व कदम है। कैसे देखते हैं इस कदम को? देखो, पिछले 50 साल से डिफेंस फोर्सेस के लिए कोई ऐसा इंपॉर्टेंट वेपन या एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा गया। और अभी जो मोदी साहब ने इन एंटिसिपेशन की चाइना कुछ कर सकता है और पाकिस्तान कुछ कर सकता है, तो उन्होंने हम सबको इक्विप किया, डिफेंस को भी किया, आर्मी को भी किया। और एयरफोर्स के लिए जो राफेल है, ये एक साइकोलॉजिकली एक दबाव है पाकिस्तान और चाइना के ऊपर। उनके जो एयरक्राफ्ट है उनके फार सुपीरियर है, इसका रेंज ज्यादा है। हम लोगों ने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करवाया इसमें स्पेशली एक इजराइल हेलमेट है वो लगवाया है, और भी दूसरे एक्शन करवाए हैं। और ये हमारे देश के लिए फख्र की बात है कि इनकी खेप पहली बार अभी आई है, अभी और आएगी। और लड़ाई अभी तो नहीं होगी, पर एक्सपेक्टेड आई नेवर नो क्या होगा, वर्ल्ड वार होगी या क्या होगा। तो इसलिए ये सब तैयारी हो रही है। और इससे जैसे कि लद्दाख में इतने सालों में कोई सड़क नहीं बनी थी। मुझे याद है, हमारी पेट्रोल जाती थी, 15 दिन लगते थे कराकोरम पास में जाने के लिए। अभी तो हर जगह पर देखिए इन लोगों ने वहां सड़कें बना रखी है। इन नो टाइम हमारा पूरा ब्रिगेड वहां पहुंच गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। वहां जो डीबीओ है, वहां पर हमारा सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट जो कार्गो वो लैंड करा दिया। तो ये जो ऑफेंसिव एक्शन के लिए जो राफेल दिया है, इससे बहुत ही एक साइकोलॉजिकल और वैसे भी दबाव पड़ेगा सबके ऊपर। और फिर हमारी तैयारी है, क्यों नहीं। और जब हम स्ट्रांग हो गए तो चाइना भी 2 बार सोचेगा और पाकिस्तान तो 4 बार सोचेगा। कर्नल साहब, वो कहावत चरितार्थ हो जाएगी अगर राफेल उड़ेगा कि दुश्मन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। देखो, वो तो ऐसे एक और बताऊं, इट इज नॉट द वेपन, इट इज मैन बिहाइंड द वेपन। वो बड़ा काम करता है। और हमारे जो पायलट्स हैं वो इतने हर चीज में ट्रेन है। देखिए, अभी जब क्या नाम है वो हुआ था सर्जिकल स्ट्राइक, हमारा नेट ने उनके F-16 को गिरा दिया था। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो ट्रेनिंग हमारी है डिफेंस फोर्सेस की, वो इतनी उम्दा है मैं आपको बता नहीं सकता। और जो चाइनीज है वो तो एयर कंडीशन वाले सोल्जर हैं। उनका मैं पॉलिसी है कि एक बच्चा सिर्फ पैदा होगा, तो वो इतने ट्रेन, हम तो हर हमारे तो जो पायलट्स हैं कभी माउंटेन पे जाते हैं, कभी डेजर्ट पे जाते हैं, हर उसमें काम करते हैं। तो लो एल्टीट्यूड है, हाई एल्टीट्यूड है, तो हमारे तो बहुत ट्रेनिंग है। तो ये अब देखिए, जो अभी पैंगोंग स्टो में देखिए 20,000 हमारे जवान शहीद जरूर हुए, लेकिन उनके 100 से ज्यादा हम लोगों ने मारे हैं। हालांकि दे वर नॉट मिलिट्री पीरियड, लेकिन एक बार शुरू हुआ तो पीछे नहीं हटने वाले हैं। बिल्कुल, तो इससे दबाव बढ़ने वाली बात है। इंदुकांत दीक्षित जी, भारत का एक एक बच्चा सिपाही है, सैनिक है। ऐसे में चुनौती है दुश्मन के लिए ऐसा उम्दा हथियार और ऐसे जाबाज भारत के नागरिक और भारत के सैनिक। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जो अभी कर्नल चड्ढा साहब कह रहे थे कि भारत की तैयारी में ये एक माना जा रहा है कि गेम चेंजर होगा। और इस तरह का गेम चेंजर है कि आप ये देखिए कि जो अभी कर्नल चड्ढा ने आपसे कहा कि जिस तरह से अपने MiG-21 से अभिनंदन जी ने मार गिराया F-16 को पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान जिसमें बहुत गुरूर करता था,
और लेटेस्ट वेपनरी उसको एयरफोर्स ने सबसे लेटेस्ट फाइटर्स में से उसका था। तो आप ये देखिए कि ये जो लड़ाई लड़ी जाती है वो दो चीजों से लड़ी जाती है। एक होता है आत्मबल, और आपके पीछे जैसे आपके एक्सपर्ट खुद कह रहे थे कि देश की जनता कैसे खड़ी है, आपकी सरकार डिसाइसिव कितनी है, और दूसरा होता है वेपनरी। तो हमारे देश के जो जवान हैं, दुनिया जानती है कि चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवल फोर्स हो, चाहे अपनी स्थल सेना हो, जी कर्नल साहब, बहुत कम होगी। भारत जिस तरह भारत का बच्चा बच्चा अपने भीतर एक जज्बा रखता है सैनिक का, ऐसे में भारत का जांबाज सैनिक और उम्दा हथियार दुश्मन के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। अब देखिए, आप 65 वॉर याद कीजिए जी। 65 वॉर में अमेरिका वाज विद द पाकिस्तान, और उन्होंने उनको लेटेस्ट टैंक दिए थे, पैटर्न टैंक, पैटर्न टैंक जी। और हमारे जो शर्मन पुराने टैंक थे, उससे उनके छक्के छुड़ा दिए। और देखिए वो अलग हमारा अब्दुल हमीद, उसने ही उनका काफी डैमेज कर दिया। फिर उसके बाद ये क्या नाम अपना वो अफसर था हमारा, क्या नाम उसका। तो कहने का मतलब ये हमारा जो जज्बा है ना, अब देखिए मैं भी 71 लड़ाई लड़ी है मैंने, और कारगिल वार में भी था जी। ये पाकिस्तान जो है, इनकी जो फौज है वो पुलिस है, यानी कि अफसर है ना, वो आगे नहीं जाते। हमारी पोस्टों में देखा कभी नहीं आते थे, कभी कभी आते थे जैसे अंग्रेज होते थे। तो हमने लड़ाई में 71 में ये देखा कि जब इनके ऊपर जरा सा भी प्रेशर पड़ता है तो ये भाग खड़े होते हैं। फिर हम लोगों का हुक्म होता है कि लास्ट गोली और लास्ट आदमी तक हम यहीं टिके रहेंगे। तो ये चीज बहुत काम करती है लड़ाई में, याद रखना। वो तो पुलिस वाले हैं, वो तो पहले पैसा रिश्वत खाते हैं और अरबों खरबों रुपए बना देश को लूट रहे हैं। तो वो लड़ाई क्यों लड़ेंगे? वो तो ये तो जवान उनके आगे, वो उनको आगे कर देते हैं लोग। तो लेकिन लड़ाई होती है लीडरशिप से, अफसर से। उनको मालूम हमारे जवान को, अब हम जा रहे हैं अटैक में जा रहे थे, हम लीड कर रहे थे, उससे पहले 4-5 हमारे आगे पेट्रोल होती है, वो कहने साहब आगे माइन हो गई है। तो हमने उनको बोला माइने का 100 बड़ी वॉट, हम इसीलिए पैदा हुए, इसीलिए काम कर रहे हैं। मैं गया आगे, मेरा पैर नहीं उड़ा, वो अलग बात है, हमारे दो जवान का पैर उड़ गया। तो ये तो लीडरशिप दिखानी पड़ती है। अगर ये नहीं दिखाओगे तो फिर हमारा जवान भी नहीं पीछे करेगा। पाकिस्तान में ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान में उतना जज्बा नहीं है। ना 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 ना, अफसरों में तो बिल्कुल नहीं हूँ, पुलिस वाले हैं भाई, तो पैसे कमाने के लिए बैठे हुए हैं। जी जी। और वो दिखता है, वो जो पाकिस्तान में हो रहा है वो पूरी दुनिया को दिखता है कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन भारत में अनुशासन है और सम्मान है, और वो सम्मान कभी टूटता नहीं है। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, भारत में सम्मान भी है और अनुशासन भी है, लेकिन जितनी भी वॉर लड़ी हमने शुरू नहीं किया पाकिस्तान में, लेकिन उनको सवालों ने मुंह खाई। देखो 65 में बहुत हमने अच्छा किया, हम लाहौर तक पहुंच गए थे। हाजी पीर दर्रा छोड़, वो अलग बात है, हमारे कांग्रेसियों ने वापस कर दिया, बड़ी सैड। हाजी पीर दर्रा इतना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट था। अच्छा, उसके बाद फिर 71 में देखो, 71 में उनके 93,000 हमने पकड़े, फिर भी इन्होंने कश्मीर प्रॉब्लम हल नहीं की। ये हमारी जो ऊपर लीडरशिप है ना, जो पॉलिटिकल लीडरशिप, ये इनको कुछ नहीं पता आर्मी में क्या हो रहा है, क्या करना है। ये वहां जाके हाथ खड़े कर देते हैं और अपना सरेंडर कर देते हैं। ये हमें आर्मी वालों को बड़ा दुख है, सच कह रहा हूं मैं। लड़ते हमें, मरते हमें और वापस कर देते हैं। आई होप मोदी साहब आए तो ऐसे नहीं करेंगे। आई नो अब की इस बार भारत का हिस्सा भारत में भी रहना चाहिए और दूसरे का हिस्सा हमें चाहिए नहीं। ना ना ना, बिल्कुल। लेकिन भारत का हिस्सा तो भारत को मिलना चाहिए। इस बार कैलाश मानसरोवर पर भी बात होनी चाहिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, देखो मेरी बात सुन, चाइना जो है, देखिए ये ऐसा है कि इसने सब कंट्री के साथ अपना कोई बॉर्डर सेटल नहीं किया जी। हर बॉर्डर सेटल होता है, यानी पिलर होता है, ये यहाँ से यहाँ आपका हिस्सा यहाँ है। अब इन्होंने, अंग्रेजों ने मैकमोहन लाइन, एक मिस्टर मैकमोहन थे, उन्होंने सर्वेयर थे, वो पूरा बाउंड्री अपनी तरफ से उन्होंने ईयर मार्क की। अभी उन्होंने तो कर दी, लेकिन चाइना ने साइन ही नहीं किए। अभी वो क्या है, क्योंकि मैकमोहन उन्होंने साइन उस वक्त नहीं किए, अंग्रेज चले गए। अभी वो कहते नहीं हमारा पूरा इलाका हमारा है। तो इसी तरह लद्दाख में भी वो क्लेम लाइन है जी, क्योंकि वहाँ LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक्चुअल बॉर्डर नहीं है। बॉर्डर होता है जहाँ पूरा ये मार्क, ये तुम्हारा ही हमारा, लाइक लाहौर हमारे में बॉर्डर है, तो पूरा पिलर लगे हुए हैं। तो और J&K में नहीं है, क्योंकि वो तो डिस्प्यूट एरिया है। तो इसलिए ये क्या करता था हमेशा शुरू से ही दबाव डालने के लिए कि क्लेम लाइन जी ये मेरा, ये नहीं 53 की क्लेम लाइन है, ये 56 की क्लेम लाइन है, ऐसे आगे आगे थोड़ा बढ़ाता रहता था। तो अभी भी इसका यही है, कोई
ये बहुत बड़ा, क्योंकि एलएसी है तो अभी भी दबाव डालने के लिए उसने सोचा ये दब जाएंगे जी। ये सोल्जर हैं, लेकिन अभी 650 वाला जी। हिंदुस्तान नहीं है, अभी 2020 का हिंदुस्तान 2020 का हिंदुस्तान है। कर्नल आरसी चड्ढा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एएनबी न्यूज से जुड़ने के लिए। डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, भारत का सिंहद्वार गिलगिट बाल्टिस्तान और कैलाश मानसरोवर पर भी अब बात होनी चाहिए, अगर राफाल की गड़गड़ाहट भारत के साथ है तो। बिल्कुल होगी। और त्रिशूल जी आप निश्चिंत रहें कि खास तौर से ये जो चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है, इस दौरान जिस तरह से पाकिस्तान ने चीन की एक तरह से चमचागिरी करने के लिए उसके इशारों पे अपनी फौज लाकर वहां खड़ी की है, और जिस तरह से नेपाल में वहां की सरकार ने हरकतें की हैं, इन चीजों पे भारत अभी स्ट्रेटेजिकली मौन है। लेकिन जैसे ही चीन के साथ मामला निपटेगा तो भारत की स्ट्रेटेजी में है। आपने देखा था कि पिछले वर्ष संसद में गृह मंत्री ने खुद कहा था कि पीओके हमारा है और हमारा होकर रहेगा। अक्साई चीन भी कहा था, और अक्साई चीन भी हमारा है, इसको जी, दान में दे दिया गया था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी एएनबी न्यूज पर जुड़ने के लिए। अक्साई चीन भी हमारा है और गिलगिट बाल्टिस्तान भी हमारा है। मौसम बता दिया है पाकिस्तान को, और रफाल की गड़गड़ाहट जिस तरह अब आसमान पर हुई है, भारत के सैन्य इतिहास में आसमानी आंखें चौकस हो गई हैं। गगन का गर्व रफाल भारत के साथ है, तो दुश्मन को सोच लेना चाहिए, गलतफहमी में इस बार बिल्कुल ना रहे, और इस बार एक भी कदम हमारी ज़मीन पर बढ़ाया तो फिर अंजाम ठीक नहीं होगा। बहरहाल ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।